15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। ये एक ऐसी तारीख है जो हम सबके जहन में बसी हुई है। बिल्कुल। पर आज हम एक ऐसे विचार से शुरुआत करेंगे जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि उस दिन जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, तब भी जो असली शक्ति थी, जो असली सत्ता थी, वो भारत के लोगों के हाथों में नहीं आई थी। सही बात है, वो एक शुरुआत थी, एक बहुत जरूरी शुरुआत, पर वो मंजिल नहीं थी। वो जो असली पार है, जिसे हम नागरिक की शक्ति कहते हैं, हाँ। वो हमें मिली लगभग 3 साल बाद, 26 जनवरी 1950 को। और आज हमारी बातचीत का मिशन इसी फर्क को समझना है। गणतंत्र दिवस के उस असली मतलब की गहराई में उतरना जो अक्सर परेड और झांकियों के शोर में कहीं दब सा जाता है। हम ये जानेंगे कि एक आम भारतीय के नजरिए से देखें तो 15 अगस्त की तुलना में 26 जनवरी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। जब बात अधिकारों की आती है, देश पर हक की आती है। और हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो एक दस्तावेज है। उसके कुछ अंश हमारे पास हैं। इसका शीर्षक है रिपब्लिक, द बर्थ ऑफ इंडियन सिटीजन पावर। अच्छा। ये दस्तावेज हमें उसी यात्रा पर ले जाता है जहां भारत एक देश से एक गणतंत्र बना। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। तो जरा उस दौर में चलते हैं। 15 अगस्त 1947 के ठीक बाद का भारत। अंग्रेज जा चुके हैं। हाँ, जश्न का माहौल है। हर तरफ जश्न है। हमारे अपने नेता देश चला रहे हैं। मतलब पहली नजर में तो लगता है कि सब कुछ ही बदल गया। हाँ, और वो बदलाव बहुत बड़ा था, इमोशनल था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सतह के नीचे देखें तो जो ढांचा था ना, सिस्टम, हाँ, जो पूरा सिस्टम था वो वही पुराना था। वो अंग्रेजों की बनाई हुई एक ऐसी मशीनरी थी जिसका मकसद शासन करना था, सेवा करना नहीं। मतलब ये कि हार्डवेयर बदल गया था, चेहरे भारतीय हो गए थे, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अभी भी ब्रिटिश ही था। क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही बात है। कानून अंग्रेजों के, पुलिस का काम करने का तरीका अंग्रेजों का, जो अधिकारी थे उनकी मानसिकता वही शासक वाली थी। इसे ऐसे समझिए कि एक मकान मालिक चला गया और उसने अपनी जगह एक मैनेजर बिठा दिया, लेकिन घर के नियम कानून वही पुराने रहे। उस घर में रहने वाला आम इंसान अभी भी किराएदार ही था, मालिक नहीं बना था। और यही सबसे बड़ा फर्क है। उस वक्त आम भारतीय एक प्रजा था, अंग्रेजी में जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। सही। उसे फ्रीडम मिली थी पर कंट्रोल नहीं मिला था। ये जो शब्द है ना, कंट्रोल, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का मतलब था कि ठीक है, अब हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, लेकिन नियंत्रण का मतलब है कि शासन की बागडोर हमारे अपने हाथ में है। और वो अभी दूर थी। वो बागडोर अभी भी दूर थी। और इसी पॉइंट से वो सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। मतलब इसे ही क्यों चुना गया हमारे सबसे बड़े दिन गणतंत्र दिवस के लिए? कोई और दिन क्यों नहीं? ये कोई अचानक या सहूलियत के हिसाब से चुनी गई तारीख नहीं है। इस तारीख के पीछे एक जबरदस्त इतिहास है, एक विद्रोह की कहानी है, एक संकल्प की विरासत है। अच्छा। 26 जनवरी को चुना नहीं गया, इस तारीख को कमाया गया था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या कहानी है इस तारीख के पीछे? इसकी जड़ें जाती हैं 1930 में, 20 साल पहले, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नेता स्वतंत्रता संग्राम की मशाल थामे हुए थे। उस वक्त तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी, मतलब अंग्रेजों के राज में रहते हुए थोड़ी बहुत आजादी। लेकिन जो युवा नेता थे उनमें एक बेचैनी थी। उन्हें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए थी, उन्हें पूरी आजादी चाहिए थी। हाँ, पूर्ण स्वराज। और इसी पूर्ण स्वराज का ऐलान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को किया था। ओके। ये पहली बार था जब भारत ने पूरी दुनिया के सामने बिना किसी लाग लपेट के अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से नकार दिया था। ये खुली चुनौती थी। तो ये सिर्फ एक भाषण या प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह का ऐलाने जंग था, एक वैचारिक युद्ध की घोषणा। बिल्कुल। ये भारत की रेबेलियस डेट बन गई। उस दिन के बाद से लेके 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी और आम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में से मनाते थे। भले ही हम गुलाम थे। हाँ, भले ही हम गुलाम थे। तो जब संविधान को लागू करने का दिन चुनने की बारी आई तो उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने से बेहतर और क्या हो सकता था। ये उस लंबी लड़ाई को एक सलाम था। ये जानना सच में बहुत जरूरी है। ये इस तारीख को एक कैलेंडर की तारीख से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। ये एक विरासत है। और इसी विरासत को सलाम करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना सबसे बड़ा हथियार अपनाया, हमारा संविधान। और यहाँ हथियार शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये कोई मामूली किताब नहीं थी।
जिस क्षण ये लागू हुआ, भारत में शक्ति का पूरा समीकरण, सत्ता का पूरा खेल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इसका सीधा जमीनी असर क्या हुआ? इसका सबसे गहरा असर ये हुआ कि सत्ता जो हजारों सालों से राजाओं, महाराजाओं, सुल्तानों और फिर अंग्रेज वाइसरॉय के हाथ में थी, हाँ, एक व्यक्ति के हाथ में, वो पहली बार कागज पर और असलियत में भारत की जनता के हाथ में आ गई। संविधान ने एक झटके में राजा और प्रजा के रिश्ते को खत्म कर दिया और एक नए रिश्ते को जन्म दिया, सरकार और नागरिक का रिश्ता। बिल्कुल सही। और नागरिक होना ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। कैसे? देखिए, प्रजा का काम होता है आज्ञा मानना, नागरिक का काम होता है सवाल पूछना। प्रजा को अधिकार मिलते नहीं, वो राजा की दया पर निर्भर करती है। नागरिक को अधिकार मिलते हैं जो उससे कोई छीन नहीं सकता। जैसे बोलने का अधिकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार। बिल्कुल। और कानून के सामने बराबरी का अधिकार, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब हो। हाँ, ये सारी बातें जो आज हमें बहुत सामान्य लगती हैं, वो उस दिन किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसलिए जैसा हमारा स्रोत कहता है, हमें संविधान को सिर्फ कानून की एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक पावर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट की तरह देखना चाहिए, एक शक्ति हस्तांतरण के दस्तावेज की तरह। पावर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट? हाँ, ये वो दस्तावेज है जिसने रातों रात बिना खून खराबे के एक सम्राट की सारी शक्ति छीनकर एक आम मजदूर के हाथ में रख दी। इतिहास में ऐसे पल बहुत कम आते हैं। लेकिन जैसा कि स्रोत हमें बताता है, ये पावर ट्रांसफर इतना आसान नहीं था। मतलब संविधान सभा जहां ये दस्तावेज लिखा जा रहा था, वो कोई शांत कमरा तो था नहीं। अरे शांत कमरा बिल्कुल नहीं था। वहां तो विचारों का महासंग्राम चल रहा था। महासंग्राम? महासंग्राम से कम कुछ नहीं था। वो लगभग 3 साल तक चला। संविधान सभा भारत का एक छोटा रूप थी। वहां हर तरह की विचारधारा के लोग थे, हर क्षेत्र के, हर धर्म के। तो मतलब वहां सब लोग बस एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहे थे। असली बहसें, लड़ाइयां हो रही थी। जबरदस्त लड़ाइयां। एक बहुत बड़ी बहस इस बात पर थी कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो या राज्य। कुछ नेताओं को डर था कि अगर केंद्र बहुत मजबूत हुआ तो वो राज्यों की पहचान को खत्म कर देगा। वहीं सरदार पटेल जैसे नेताओं का मानना था कि देश को एक रखने के लिए, खासकर बंटवारे के जख्मों के बाद, एक मजबूत केंद्र बेहद जरूरी है। और धर्म का मुद्दा तो यकीनन सबसे बड़ा रहा होगा। वो तो सबसे भावनात्मक और विस्फोटक मुद्दा था। भारत का चरित्र क्या होगा? क्या ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसा कुछ लोग चाहते थे, या ये एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा जहां हर धर्म बराबर होगा? इस पे तो बहुत तीखी बहसें हुई होंगी। बहुत तीखी बहसें हुई। भाषा को लेकर झगड़े हुए कि राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, हिंदी या हिंदुस्तानी। और शायद सबसे मुश्किल और संवेदनशील बहस आरक्षण के मुद्दे पर हुई कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई कैसी की जाए। इस पर गहरे मतभेद थे। तो इतनी सारी असहमतियों के बीच एक दस्तावेज पर सबको राजी करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियतों का कद समझ में आता है। उन्होंने इन सभी विरोधी विचारों के बीच एक संतुलन बनाया। वो खुद इस प्रक्रिया की चुनौतियों को समझते थे। स्रोत में उनका एक बहुत गहरा कथन है। उन्होंने कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छा साबित होगा। इस बात को थोड़ा खोलते हैं। इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब था कि डॉक्टर अंबेडकर और बाकी निर्माता ये जानते थे कि वो जो सिस्टम बना रहे हैं वो शायद एकदम परफेक्ट नहीं है, उसमें कमियां हो सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पहली बार ये व्यवस्था अपनी थी। इसे भारतीयों ने भारतीयों के लिए बनाया था। अब इसकी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी लंदन पर नहीं, हम पर थी। इसकी बागडोर हमारे हाथ में थी। हमारे हाथ में थी। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। अपनी थी, ये 3 शब्द बहुत वजन रखते हैं। चलिए अब इस बातचीत को दिल्ली के उस भव्य हॉल से निकालकर देश के किसी छोटे से गांव में ले चलते हैं। 26 जनवरी 1950 की सुबह, जब एक आम भारतीय किसान या मजदूर सोकर उठा तो उसकी जिंदगी में असल में क्या बदला, प्रैक्टिकल लेवल पर क्या फर्क पड़ा?
देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पर शायद उस सुबह उसकी रोटी, कपड़ा या मकान नहीं बदला, लेकिन जो चीज बदली वो उससे कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी थी। वो क्या थी? सबसे पहले उसकी पहचान बदली। वो अब किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि भारत नामक गणराज्य का एक सम्मानित नागरिक था। ये एक मानसिक आजादी थी। और इस नागरिकता के साथ वो शक्ति आई जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, और उस शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था वोट, एक मतपत्र। अब देश का सबसे गरीब, सबसे अनपढ़ व्यक्ति भी वोट की ताकत में देश के सबसे अमीर उद्योगपति के बराबर खड़ा हो गया था। वो अपनी सरकार चुन सकता था। और अगर वो सरकार उसके लिए काम ना करे तो 5 साल बाद उसे हटा भी सकता था। ये अधिकार पहले सिर्फ ख्वाबों में ही मुमकिन था। सिर्फ चुनने का ही नहीं, बल्कि चुनी हुई सरकार से सवाल करने का भी अधिकार मिला। बिल्कुल, सरकार की नीतियों से असहमत होने का अधिकार, शांति से विरोध करने का अधिकार, अगर सरकार कुछ गलत करे तो अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार। ये एक नई शक्ति थी जो आम इंसान को मिली थी। जैसा स्रोत कहता है, ये शक्ति शायद शांत थी, ये कोई शोर नहीं मचाती थी, लेकिन ये स्थायी थी। साइलेंट बट परमानेंट। यस, इसे कोई छीन नहीं सकता था, क्योंकि इसकी गारंटी खुद संविधान दे रहा था। शांत लेकिन स्थायी, ये इसे समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो इस नई शक्ति, इस नागरिकता का ही जश्न है गणतंत्र दिवस। लेकिन जब हम आज गणतंत्र दिवस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दिल्ली की वो भव्य परेड की तस्वीरें आती हैं, टैंक, मिसाइलें, झांकियां। तो एक सवाल उठता है, और कई लोग पूछते भी हैं कि क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक मिलिट्री शो ऑफ स्ट्रेंथ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और ऊपर से देखने पर ये एक शक्ति प्रदर्शन ही लगता है। लेकिन अगर हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझें, इसके सिंबलिज्म को समझें, तो ये परेड सिर्फ एक शो नहीं है। तो क्या है ये? ये हर साल किया जाने वाला एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि सत्ता अब किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक पार्टी के पास नहीं, बल्कि पूरे गणराज्य के पास है। जब राष्ट्रपति उस परेड की सलामी लेते हैं तो वो एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर वहां खड़े होते हैं। और सेना किसे सलामी दे रही होती है? किसी व्यक्ति को? यही तो सबसे खूबसूरत बात है। सेना किसी राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सलामी नहीं दे रही होती। वो भारत के संविधान और उस संविधान के जरिए भारत के लोगों के प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा को दोहरा रही होती है। अच्छा। वो कहती है कि हमारी ताकत इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए है, किसी शासक की सेवा के लिए नहीं। और परेड में सिर्फ सेना ही तो नहीं होती? नहीं, वहां सेना की शक्ति के साथ साथ आपको अलग अलग राज्यों की झांकियां भी दिखती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। सही। आपको स्कूली बच्चे दिखते हैं जो देश का भविष्य है। सही। ये परेड सेना, संस्कृति और संविधान, इन तीनों को एक मंच पर लाती है। ये दुनिया को और खुद हमें हर साल ये याद दिलाने का एक तरीका है कि हम एक हैं, हम शक्तिशाली हैं, और हमारी इस एकता का आधार हमारा संविधान है। ये एक राष्ट्रीय शपथ की तरह है, हाँ, जिसे हर साल दोहराया जाता है। बिल्कुल। परेड को देखने का ये नजरिया तो उसका मतलब ही बदल देता है। तो हमने आजादी और शक्ति के फर्क को समझा, 26 जनवरी की विद्रोही विरासत को जाना, संविधान बनाने की लड़ाइयों को देखा, और परेड के गहरे मतलब को भी समझा। अब हम इस बातचीत के आखिरी हिस्से में हैं। स्रोत में एक बहुत ही दमदार विचार के साथ बात खत्म होती है। हाँ, एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा का मतलब सार है। वो विचार है, 15 अगस्त ने हमें आजादी दी, 26 जनवरी ने हमें जिम्मेदारी दी। और यही इस गणतंत्र की आत्मा है। आजादी मिलना एक घटना थी जो एक दिन घट गई, लेकिन उस आजादी का सही इस्तेमाल करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, ये एक रोज की प्रक्रिया है। 26 जनवरी हमें हर साल उसी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। और स्रोत एक चेतावनी के साथ खत्म होता है, एक ऐसी पंक्ति जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। वो पंक्ति है, और एक गणराज्य में सबसे खतरनाक चीज होती है जागरूकता के बिना शक्ति, पावर विदाउट अवेयरनेस। पावर विदाउट अवेयरनेस मतलब कि संविधान ने हमें वोट की, सवाल पूछने की, विरोध करने की अपार शक्ति तो दी, लेकिन अगर हमें एक नागरिक के तौर पर उस शक्ति का एहसास ही नहीं है, अगर हम अपने अधिकारों और उससे भी ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो वो शक्ति
या तो बेकार है। या फिर वो बहुत खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल एक जागरूक नागरिक ही एक जीवंत गणतंत्र की निशानी है। सही बात है। बिना जागरूकता के शक्ति एक ऐसे इंसान के हाथ में तलवार देने जैसी है जिसे पता ही नहीं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो खुद को भी घायल कर सकता है और दूसरों को भी। एक ऐसा विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे ताकि वो इस पर मंथन कर सकें। जरूर। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं। कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से रिपब्लिक डे का असली मतलब क्या है, परेड या पावर? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ऐसी ही गहरी और दिलचस्प राष्ट्रीय कहानियों में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की तह तक जाने के लिए।